हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फनी है जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। इसलिए जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। तो ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर शेन को, जो कि अभी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनकी जो दोनों बेटियाँ हैं वो बहुत ही बिगड़ चुकी है। यहाँ पर उनका बटलर उन्हें इस बारे में बता रहा होता है कि उनकी एक बेटी जिसका नाम लिन है वो इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि वो मेल मॉडल्स के साथ इनडिसेंट पार्टीज कर रही है, और दूसरी उनकी बड़ी बेटी मिंगयू जो कि उनके रूम में से सारे एंटिक्स को निकाल कर फोड़ रही है। वो यहाँ पर एंटिक्स तो फेंकती है, साथ ही साथ यहाँ पर चाकू जैसी चीज़ें भी फेंक रही होती है। तो बटलर तो डर जाता है और कहता है कि मैं तो हार मान रहा हूँ, मैं यहाँ पर और काम नहीं कर सकता। वो रिजाइन करके चला जाता है। मिस्टर शेन अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अपनी वाइफ के मरने के बाद उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को इतना स्पॉइल कर दिए कि अब वो इतनी बिगड़ गई है कि उनकी एक बात नहीं सुनती और वो ये सब हरकतें कर रही है। मिस्टर शेन का सेक्रेटरी यहाँ पर उनकी तीसरी बेटी शाओ को लेकर आ जाता है जो कि अभी बहुत छोटी है। यहाँ पर मिस्टर शेन सोचते हैं कि कम से कम मेरे पास मेरी एक आखिरी उम्मीद तो है। और फिर इसके बाद मिस्टर शेन की मौत हो जाती है और उनके फ्यूनरल पे जब उनकी दोनों बेटियां आई होती है तो यहाँ पर मिस्टर शेन का असिस्टेंट उन दोनों को ही बताने लगता है कि मिस्टर शेन ने मरने से पहले आप दोनों के लिए विल छोड़ कर गए, और वो उनकी वीडियो दिखाता है जिसमें मिस्टर शेन अपनी बेटियों से कह रहे होते हैं कि अब मेरे मरने के बाद तुम दोनों ये मत सोच लेना कि तुम लोग अपनी मर्जी से मेरे पैसों को उड़ा सकती हो। अब अगर तुम लोगों को मेरी सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी है तो उसके लिए तुम लोगों को ये सारे टास्क करने होंगे जो तुम्हें मैं बताया हूँ। और जिस दिन मेरी तीसरी बेटी शाओ का 20th बर्थडे होगा उस दिन रिजल्ट अनाउंस होगा कि तुम लोगों ने टेस्ट पास किया कि नहीं। तो फिर मिंगयू पूछती है कि कौन सा टेस्ट। तो फिर सेक्रेटरी बताता है कि मिस्टर शेन ने बोल कर गए कि जो उनकी बेटी शाओ है उनको आपको एक गरीबी वाली ज़िंदगी देनी है। आपको उनको बिल्कुल भी ये चीज़ पता नहीं लगने देनी है कि आप लोग अमीर हैं। तो फिर लिन कहने लगती है कि आखिर डैड को तो हमारी फिक्र थी ना, तो वो ऐसा शाओ के साथ क्यों कर रहे हैं। तो फिर सेक्रेटरी बताता है कि आप दोनों की फिक्र की वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है। मिंगयू क्वेश्चन करती है कि आखिर अगर हमारी छोटी बहन शाओ ने ये टेस्ट पास नहीं कर पाई तो फिर। तो इसका जवाब वो मिस्टर शेन का वीडियो दिखाकर बताता है जिसमें मिस्टर शेन खुद कह रहे होते हैं कि अगर शाओ ने टेस्ट पास नहीं कर पाई और गरीबी में रहकर भी वो तुम लोगों की तरह बन गई तो फिर मेरी जो सारी प्रॉपर्टी है वो चैरिटी में डोनेट हो जाएगी और तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुनते के साथ ही मिंगयू, लिन और शाओ तीनों के तीनों शॉक होते हैं क्योंकि अब उनके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है। फिर हम डायरेक्ट कई साल बाद का सीन देखते हैं और अब हमें पता लगता है कि शाओ का 20th बर्थडे आने में पूरे 7 दिन बचे हुए। हम मिस्टर शेन की सबसे बड़ी बेटी मिंगयू को देखते हैं जो कि अब बहुत ही फेमस एंटीक शॉप की ओनर है और उसे कॉल आ रहा होता है कि अब उसे अपना एंटीक एग्जीबिशन अभी जल्दी करना होगा। फिर हम दूसरी बेटी लिन को देखते हैं जो कि इसी घर में एक रूम में अपना ऑफिस वर्क कर रही होती है। तो फिर उसका असिस्टेंट कह रहा होता है कि बॉस आखिर आप कभी कभी यहाँ पर आकर क्यों काम करती है। तो फिर वो कहती है कि ये हमारी फैमिली का ना ट्रेडिशन है, अभी मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तभी लिन और मिंगयू दोनों को ही अपनी छोटी बहन शाओ का मैसेज आता है और वो कह रही होती है कि सरप्राइज, मैं कॉलेज से वापस आ गई हूँ और अभी छुट्टी पर मैं कुछ दिन घर भी रहूंगी। तो फिर उसका मैसेज देखकर दोनों ही शॉक रह जाती है और सोचने लगती है कि आखिर अब हम क्या करें। दोनों को ही अपने डैड मिस्टर शेन की विल याद आ रही होती है कि उन्होंने कह दिया कि अगर शाओ को पता लग गया कि वो लोग अमीर हैं और उसके अंदर इन दोनों की तरह बैड हैबिट्स आई तो फिर आखिर फैमिली का सक्सेसर कोई नहीं बन पाएगा, तो फिर प्रॉपर्टी वो चैरिटी में डोनेट कर देंगे। मिंगयू लिन से कह रही होती है कि तुम अपने इस मैन को लेकर जल्दी से यहाँ से निकलो। तो लिन भी कहती है कि तुम भी अपने ये सारे एंटिक जंक को यहाँ से निकालो नहीं तो वो जान जाएगी। तो दोनों ही मिलकर जल्दी जल्दी से अपनी अपनी सारी चीज़ों को छुपाने में लग जाते हैं और तभी हम शाओ को देखते हैं जो कि घर के बाहर पहुँच जाती है और जोर जोर से आवाज़ें देने लगती है कि दोनों मेरी बहनों जल्दी से दरवाज़ा खोलो। पर दोनों में से कोई भी नहीं खोलता क्योंकि वो लोग तो अपना छुपाने में लगे होते हैं। तो फिर शाओ चाबी से खोलकर अंदर आ जाती है और तभी यहाँ पर मिंगयू का जो लास्ट वाला एंटीक है वो छुपाना रह जाता है। तो फिर शाओ ये देखकर कहती है कि सिस्टर आपके हाथ में ये क्या है। मिंगयू बहाना करती है कि कुछ नहीं, ये तो बहुत ही सस्ता है। वो उस पर बैठ कर भी दिखाती है। शाओ कहने लगती है कि आप आखिर इन फालतू चीज़ों में क्यों पैसा वेस्ट करती हो। वो जाकर यहाँ पर कपड़ा हटाकर बाकी सारे एंटिक्स को भी देख लेती है और कहती है कि सिस्टर आखिर आप इन सारे जंक्स को क्यों कलेक्ट करती रहती हो, आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा। मिंगयू तो शौक रह जाती है कि उसके डैड ने जो बोला था कि उसे शाओ से ये बात छुपा के रखनी है कि वो लोग अमीर हैं और कभी उसको
उनकी ट्रू आइडेंटिटी पता नहीं लगने देनी है। तो ये बात अब उसे पता लग गई है। तो फिर मिंग्यू कहने लगती है कि तुम मुझे एक्सप्लेन करने दो। शाह कहती है कि आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि आप जो अपने लिए पैसे जमा करके रखती हो, आपने उसमें से ये सब लियो, आखिर क्यों आप पैसे वेस्ट कर रही हो। तो फिर मिंग्यू खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ हाँ तुम सही कह रही हो। और फिर शाह यहाँ अपने सिस्टर लिन के रूम में जाती है और लिन ने यहाँ पर अपने असिस्टेंट को छुपाने के लिए उसे यहाँ पर ब्लैंकेट से कवर करके रखी होती है। पर शाह यहाँ पर उसके असिस्टेंट का सॉक्स देख लेती है और कहती है कि सिस्टर आप मानोगी नहीं ना। ये असिस्टेंट भी झाँक कर देख रहा होता है। तो लिन फिर उसे छिपा रही होती है और कहती है कि देखो अभी हम लोग कभी और बात करते हैं, तो तुम थोड़ा बाहर जाओ। फिर यहाँ पर शाओ, लिन और मिंग्यू दोनों से गुस्सा हो चुकी होती है और कहने लगती है कि सिस्टर आप दोनों को ये सब नहीं करना चाहिए। तो फिर वो लोग माफ़ी मांग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो लोग ऐसी हरकतें वापस नहीं करेंगे। तो शाओ कहती है कि मुझे सब पता है कि आप लोग मेरे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग मुझे एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, इसलिए ठीक है अब से मैं भी जॉब करूंगी और फैमिली के लिए पैसे कमाऊंगी। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर है। तो फिर ये सुनने के बाद मिंग्यू और लिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी के आंसू रोने लगते हैं कि हमारी बच्ची सेंसिबल हो गई, फिर तो हमारी इतने सालों की मेहनत रंग लाई और उसके अंदर बिल्कुल भी कोई बैड हैबिट्स नहीं आई। तभी लिन और मिंग्यू दोनों एक दूसरे से कहने लगते हैं कि मैंने उसे अच्छी आदतें सिखाई हूँ, तुमने नहीं। और फिर वो लोग शाह से पूछते हैं कि तुम्हें अपनी दोनों सिस्टर में से कौन ज़्यादा पसंद है। तो शाह तो अपनी दोनों सिस्टर की झगड़ों से परेशान हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाह एक क्लब में पार्ट टाइम जॉब करने गई होती है, जहाँ पर जब वो वाइन सर्व करने के लिए जा रही होती है तभी वो एक लड़की को कॉल पे बातें करते हुए सुनती है, जो कि कह रही होती है कि वो मिस्टर जी चंग अब मेरा होगा। और वो यहाँ पर एक वाइन में ड्रग मिला रही होती है। तो सूजी ये सब देख लेती है। तभी इतने में वो पीछे जी चंग से टकरा जाती है, जो कि कोई और नहीं हमारा मेल लीडर। यहाँ पर उसका बिजनेस कार्ड भी अभी नीचे गिर जाता है और शाह बस उसे देखती रह जाती है। तो फिर वो कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रही है। तो शाह तुरंत ही उससे माफ़ी मांगती है और वो तुरंत ही उसका वो CEO वाला कार्ड उठा लेती है और उसका नाम पढ़कर पूछती है कि क्या तुम ही मिस्टर जी चंग हो। तो फिर वो कहता है कि क्या हुआ। शाह से कहने लगती है कि तुम पक्का बहुत ही अमीर होंगे ना, फिर तो मुझे तुम्हारे साथ एक डील करनी है और मुझे तुमसे पूरे 500 चाहिए। तो फिर वो कहता है कि क्या। शाह कहती है कि पक्का ये काम है ना, तुम तो ज़्यादा अमीर हो, तो फिर ठीक है तुम मुझे 5000 दोगे। फिर शाह जीचन के कान में कुछ बताने जा ही रही होती है, तभी अंदर से वो लड़की जिसका नाम वेवे वो बाहर आ जाती है और यहाँ पर कहने लगती है कि वो क्या कर रही है। तो शाह जल्दी से यहाँ से भाग रही होती है। तभी जीचन उसका हाथ पकड़ के रोकता है और पूछता है कि तुम अभी मुझे क्या बताने जा रही थी। तो शाह तो यहाँ पर वेवे को देखकर जीचन को नहीं बताती है और उसका कार्ड भी उसे वापस कर देती है। वेवे कहती है कि मिस्टर जी चंग आखिर ऐसे क्लब में काम करने वाली वेट्रेस थोड़ी ना अच्छी हो सकती है, तो ज़रूर ये आपको सेड्यूस करने का सोच रही होंगी, इसलिए से दूरी रहो। और वो उसे जल्दी से अंदर लेकर चली जाती है। तो फिर शाह कुछ बता ही नहीं पाती। यहाँ पर हम देखते हैं कि वे जीचन को मना रही होती है कि देखो तुम्हारी मॉम भी तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रही है, तो क्यों ना हमें ये बिजनेस मैरिज कर लेनी चाहिए। ऐसा बोलकर वो उसे टच कर रही होती है। तो जीचन तुरंत ही उसे रोकता है और कहता है कि मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि ऐसी हरकतें करे मेरे साथ। बेबी कहती है कि तुम मेरे बारे में ऐसा मत बोलो, मैं वैसी लड़की थोड़ी ना हूँ। और वो उसे यहाँ वाइन दे रही होती है ड्रिंक करने के लिए। बाहर से शाह खड़े होकर ये सब देख रही होती है और उसके मन में यहाँ पर चीज़ें चल रही होती है। एक साइड उसका कह रहा होता है कि उसे ऐसे दूसरों के मैटर्स में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो लड़की कोई मामूली लड़की थोड़ी ना है, वो सू फैमिली की डॉटर है और वो तो बहुत ईजीली उसे फायर करवा सकती है। और उसका दूसरा माइंड कह रहा होता है कि उसे इतना अच्छा मौका खोना नहीं चाहिए। 5000 थोड़ी ना कोई कम होते हैं, वो उसकी पूरी 2 मंथ की सैलरी होगी, तो उसे जल्दी से अपने शुगर डैडी को बचाने जाना चाहिए। और फिर शाह यही चीज़ डिसाइड कर लेती है और जल्दी से अंदर आ जाती है और कहती है कि मिस्टर जीचन आप वो वाइन ड्रिंक मत करना। तो फिर वे चिल्लाती है कि तुम अंदर कैसे आए, निकलो बाहर। तो फिर जीचन यहाँ पर इसे पूछता है कि आखिर मैं ये वाइन क्यों नहीं ड्रिंक कर सकता। तो शाह बताती है कि क्योंकि इस लड़की ने आपकी वाइन में ड्रग मिलाई है। वेवे को गुस्सा आती है और वो इस वाइन का ग्लास उठाकर उसके ऊपर फेंकने वाली होती है। तभी जीचन जल्दी से उसे रोक लेता है और कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है। वेवे कहती है कि ये यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करने आ गए ना, इसलिए मैं इसे बाहर निकाल रही थी। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर जीचन कहता है कि चलो मैं भी तो देखूँ कि तुमने इस वाइन में ड्रग मिलाई हो या फिर जहर। और वो जल्दी से वो ड्रिंक कर लेता है और पूछता है कि क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो। तो फिर वेवे कहने लगती है कि एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ और हमारी फैमिलीज भी तो चाहते हैं ना कि हम शादी कर ले, तो तुम मान क्यों नहीं चाहते। जीचन चिल्लाता है कि निकलो यहाँ से बाहर। तो फिर वो चुपचाप चली जाती है। यहाँ पर फिर शाह भी अपना यहाँ से निकल ही रही होती है। तभी जीचन जाकर दरवाज़ा रोक लेता है। शाह पूछती है कि क्यों ना मैं मिस वेवे को वापस आपके लिए बुला लेती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं,
अब तुमने मुझे बचाई हो तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। फिर वो शाओ को फोर्सली पकड़ के यहाँ सोफा पे ले आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। तो फिर शाओ चिल्लाती है कि अगर तुमने मुझे टच भी किया ना तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पर बुला लूंगी और फिर वो तुम्हारा बुरा हाल करेगा। तो जीचन कहता है कि तुम्हारी रिएक्शन से मुझे पता लग गया है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो शाओ कहती है कि क्या ये पता लगाना इतना ईजी था। तो फिर वो कहता है कि देखो दरवाजा उधर है, तुम चाहो तो कभी भी जा सकती हो, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो शाओ तुरंत ही उसे पुश करती है और यहाँ से वो जाने वाली होती है, पर फिर वो जीचन की हेल्प करने के लिए रुक जाती है और फिर वो उसे किस करने लगती है। यहाँ पर जीचन फिर उसके बाद उसका नाम पूछता है। तो शाओ तो कह देती है कि हम बाय चांस मिले तो नाम जानने की जरूरत नहीं है। तो जीचन कहता है कि आखिर मैंने तुम्हारा फर्स्ट टाइम लिया तो तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तो बनता ही है ना। तो फिर वो कहती है कि ज़्यादा ओल्ड फैशन मत बनो, तुमने मेरा फर्स्ट टाइम लिए नहीं हो बल्कि मैंने दी हूँ। तो जीचन तो यहाँ स्माइल कर रहा होता है कि लड़की कितनी इंटरेस्टिंग है। इतने में फिर उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे कहने लगती है कि आखिर वो शादी नहीं करेगा तो उन्हें अपनी ग्रैंडसन का मुंह कैसे देखने मिलेगा, तो इसलिए शादी उसे करनी पड़ेगी। फिर इतने में शाओ तो यहाँ से जाने लगती है। तो जीचन उसे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे कितने पैसे लोगी तो मुझसे शादी करोगी। शाओ कह देती है कि कितने भी दे दो मैं नहीं मानने वाली। तो फिर वो कहता है कि अगर फेक मैरिज होगी तो भी नहीं। तो कहती है कि हाँ तो भी नहीं। जीचन कहता है कि अगर मैं तुम्हें फेक मैरिज के 3 मिलियन पे करूँ तो 3 मिलियन सुनकर वो बहुत ही खुश होकर वापस आ जाती है और पूछती है कि कहीं तुम मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो ना। जीचन बताता है कि मेरी फैमिली मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं लेकिन मुझे कोई बिजनेस मैरिज नहीं करनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फेक वाइफ बनने का प्रिटेंड करो। बस एक बार मेरी फैमिली को यकीन हो जाए फिर शादी के बाद मैं तुम्हें पूरे 3 मिलियन दे दूंगा। तो शाओ पूछती है कि क्या इस फेक मैरिज में हमें इंटीमेट भी होना पड़ेगा। जीचन कहता है कि वो तभी जब तुम्हारी मर्जी होगी तो, और तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। तो फिर शाओ इसके लिए मान जाती है और फिर वो घर आने के बाद अपनी दोनों बहनों को इस बारे में बता देती है कि उसने किसी रिच मैन मिस्टर जीचन के साथ फेक मैरिज की डील कर ली है, बदले में उसे 3 मिलियन मिलेंगे। तो ये सुनकर लिन और मिंग्यू दोनों ही शॉक होते हैं और कहने लगते हैं कि कहीं वो बंदा तुम्हारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। लिन कहती है कि आज तक मैं इतने लड़कों से मिल चुकी हूँ तो मेरे हिसाब से अगर वो ऐसा पैसा ऑफर कर रहा है तो पक्का वो बहुत ही अगली मैन होगा जो कि तुम जैसी भोली भाली लड़की को फंसाता होगा। तो शाओ जीचन की तारीफ करते हुए बताती है कि वो बहुत ही हैंडसम है और उसका बॉडी फिगर भी अच्छा है, और ऐसा बोलकर वो उसके बारे में फिर से इमेजिन कर रही होती है। तो फिर ये दोनों कहते हैं कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। शाओ कहती है कि मैं बस आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ कि वो बंदा रियल था और वो कोई फ्रॉड नहीं कर रहा था। तो लिन पूछने लगती है कि कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं। वो उसे डिटेल में बताने जा रही होती है तो मिंग्यू समझा देती है कि वो छोटी बच्ची है इसलिए उससे ये सारी चीजें डिस्कस मत करो, और फिर दोनों ही आपस में फिर से कैट फाइट शुरू कर देते हैं। तो शाओ यहाँ से जाने वाली होती है तभी दोनों उसे रोकते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी इस बात के लिए बिल्कुल एग्री नहीं करने वाले। तो फिर शाओ समझाती है कि सिस्टर्स आपको समझना होगा, अगर ये 3 मिलियन हमें मिल जाएंगे ना तो आपको ना जंक कलेक्ट करने का काम करना होगा और सिस्टर लिन ना ही आपको कोई कस्टमर को एंटरटेन करना होगा, और फिर हम इतने गरीब नहीं होंगे, हमारी लाइफ इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो फिर लिन और मिंग्यू दोनों उसे समझाने लगते हैं कि हमारी लाइफ इतनी भी मुश्किल नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो शाओ नहीं मानती और कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप लोग मुझसे झूठ कह रही है, जबकि आप लोगों ने मेरे लिए कितना ज़्यादा सफ़र किया है और फिर मुझे पालने का बर्डन आप दोनों के ऊपर था और आप लोगों ने मुझे कितनी मुश्किलों से पाला है। मुझे पता है कि जब आप दोनों टीनेजर्स थी तभी डैड गुजर गए थे, इसलिए मुझे पता है कि मेरी वजह से आप दोनों की लाइफ इतनी मुश्किल हो गई और आप लोगों ने अभी तक शादी ही नहीं की। तो लिन कहती है कि मेरे पास बॉयफ्रेंड की कमी नहीं है। मिंग्यू उससे कहती है कि मुझे तो लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो फिर शाओ कहती है कि आप दोनों ही जिद्दी होना बंद करो, आप लोग फिक्र मत करो, मैं आप दोनों की शादी बहुत ही अच्छी फैमिली में करवाऊंगी और दोनों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे हैंडसम लड़के ढूंढूंगी। तो फिर ये लोग तो समझ नहीं पाते कि आखिर वो लोग कैसे एक्सप्लेन करें। तभी यहाँ पर शाओ को जीचन का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझे अपना एड्रेस सेंड कर देना, कल मैं खुद कॉन्ट्रैक्ट की बात करने आऊँगा। कॉल कट करने के बाद शाओ दोनों से कहती है कि आप लोगों ने तो सुन ही लिया होगा, तो फिर कल अब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ जाएगा, तो ये डील हो चुकी है। ऐसा बोलकर शाओ अपने रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे शाओ की दोनों बहनें इस बारे में सोचकर अपसेट होती है कि आखिर अब हम क्या करेंगे। शाओ तो हमारी बात सुन ही नहीं रही है और वो पक्का उस मिस्टर जीचन के साथ शादी करने का सोच रही है, और शाओ का जो टेस्ट वाला दिन है वो तो एकदम नज़दीक आ रहा है, और असिस्टेंट को जब इस बारे में पता लगेगा कि एक रिच बंदे ने शाओ को अडॉप्ट कर रखा है तो फिर बताओ हमारा क्या होगा।
हम तो ये टेस्ट फेल हो जाएंगे और हमेशा के लिए गरीब हो जाएंगे। तभी लिन को आइडिया आता है और वो कहती है कि क्यों ना हम लोग शाओ को एक अच्छा लड़का ढूंढ के दे दे, क्योंकि उसने आज तक कोई भी रिलेशनशिप में नहीं आई है, इसलिए वो इतनी जल्दी फ्रॉड में फंस गई। लेकिन अगर हम उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ दे तो दोनों यहाँ पर एक लड़के के बारे में डिस्कस करने लगते हैं जो कि अभी अब्रॉड से वापस आया है। दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग शाओ को उससे मिलवाएंगे और उसे समझा देंगे कि अभी वो शाओ को अपनी रियल आइडेंटिटी ना बताए, और जब शाओ का टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में शाओ को भी बता दे। तो मिंग्यू को भी प्लान अच्छा लगता है और तभी इतने में डोरबेल बजता है तो ये लोग समझ जाते हैं कि वो मिस्टर जीचेंग आया होगा शाओ के साथ डील करने के लिए। तो शाओ जैसे ही बाहर आती है तो लिन और मिंग्यू दोनों मिलकर इसे जाके रूम में बंद कर देते हैं और लॉक कर देते हैं डोर को। फिर जीचेंग यहाँ अपने असिस्टेंट के साथ पहुंच जाता है और शाओ की दोनों बहनों से इस बारे में बात करता है। असिस्टेंट सब बता रहा होता है कि असल में आपकी सिस्टर शाओ जब क्लब में वेट्रेस की जॉब कर रही थी तो वहाँ पर मेरे बॉस ने उन्हें देखा और मेरे बॉस उनकी हेल्प करना चाहते हैं। तो मिंग्यू साफ मना कर देती है कि हमारी शाओ को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, इसलिए निकलो यहाँ से। तो फिर जीचेंग कहता है कि मैं सिर्फ शाओ की नहीं बल्कि आप दोनों की भी हेल्प करूँगा। तो फिर लिन कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम हम तीनों से शादी करोगे? तो फिर असिस्टेंट लो से कहने लगता है कि आखिर आप इतनी डरावनी है तो मिस्टर शहन आपसे शादी करके अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करेंगे? तो लिन कहती है कि तुमने क्या बोला? तो फिर असिस्टेंट कहता है कि मैं तो बस कह रहा था कि आप लोगों को मेरे बॉस फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं ताकि आप लोगों की मुश्किलें कम हो। तो फिर लिन चिल्लाकर कह देती है कि हमें पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए 3 मिलियन क्या, हमें ना ही 30 मिलियन चाहिए और ना ही 300 मिलियन, निकलो यहाँ से। तभी शाओ अंदर से सब सुन रही होती है और वो चिल्लाकर कहने लगती है कि नहीं मुझे चाहिए, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो जीचेंग शाओ की आवाज़ सुनकर कहता है कि शाओ यहीं पर ही है ना? तो मिंग्यू और लिन दोनों ही कहने लगते हैं कि बिल्कुल नहीं, तुमने गलत सुना है, शाओ यहाँ पर है ही नहीं और वो कहीं बाहर गई हुई है। पर जीचेंग नहीं सुनता और वो जल्दी से जाकर लॉक खोल देता है और शाओ को बाहर निकाल लेता है। शाओ जल्दी से उसको चेक करने लगती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? तो फिर वो कहता है कि तुम मेरी इतनी फिक्र है? तो शाओ से बताती है कि मेरी दोनों सिस्टर्स ना कोई इजी नहीं है। जब मैं छोटी थी और एक लड़के ने मुझे बाइट कर लिया था तो फिर मेरी सिस्टर ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से सबक सिखाई थी। ये सुनकर ही जीचेंग डर जाता और कहता है कि सच में तुम्हारी सिस्टर कितनी डरावनी है। शाओ कहती है कि लेकिन फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तभी लिन चिल्लाती है कि आखिर तुम दोनों स्लो स्लो क्या बातें कर रहे हो। और फिर शाओ जाकर अपनी दोनों बहनों को मनाने लगती है और कहती है कि असल में मैं आप लोग से झूठ कह रही थी कि मैं उससे फेक मैरिज कर रही हूँ, बल्कि रियल बात यह है कि मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ। देखो ना कितना ज़्यादा हैंडसम है और इतना टॉल भी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मिंग्यू कह देती है कि ये सब झूठ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है, हम बिल्कुल नहीं मानने वाले। लिन भी कहने लगती है कि देखो ये देखकर ही लग रहा है कि कितना बड़ा प्ले बॉय होगा, पक्का इसकी प्राइवेट लाइफ ना बहुत ही मैसी होगी। तभी जीचेंग कहने लगता है कि कल रात मेरे और शाओ के बीच में जो भी हुआ है वो बस एक एक्सीडेंट था। तो ये सुनने के बाद लिन और मिंग्यू शॉक हो जाते हैं और दोनों शाओ से कहते हैं कि तुमने हमें इस बारे में बताया ही नहीं कि तुम दोनों लिमिट क्रॉस कर चुके हो। तो फिर शाओ कहने लगती है कि सिस्टर मैं बता रही हूँ ना, कल रात सच में बहुत ही इमरजेंसी थी तो मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ी, और वैसे भी सिस्टर ये बिल्कुल मेरे टाइप का लड़का है इसलिए मुझे पसंद आया। लिन कहती है कि फिर मैं समझ सकती हूँ, मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तभी मिंग्यू कहती है कि मिस्टर जीचेंग मुझे तुमसे प्राइवेटली बात करनी है, और वो यहाँ पर अपनी स्लीव्स ऊपर कर रही होती है उसे मारने के लिए। तो शाओ समझ जाती है और जल्दी से जीचेंग का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेकर भाग लेती है और घर के बाहर पहुँच जाती है। जीचेंग पूछता है कि क्या तुम्हारी फैमिली इतनी ज़्यादा वेलकमिंग है? तो वो कहती है कि हाँ, इसलिए समझ लो कि अब मेरी दोनों बहनों को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता लगना चाहिए कि हम दोनों की फेक मैरिज है, समझ गए? नहीं तो फिर हम दोनों ही गए। जीचेंग कहता है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम अभी कह रही थी कि तुम मुझे रियल में लाइक करती हो, तो ये तुम रियल कह रही थी या फेक था? तो शाओ कहती है कि ऑफ कोर्स रियल था। फिर जीचेंग उसे किस करने जा रहा होता है कि तभी इतने में उसे उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। कॉल पर उसकी मॉम उसे बताती है कि उसकी अरेंज मैरिज फिक्स हो गई है, वो भी शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर शेन की फैमिली में, और मिस्टर शेन की दोनों बड़ी बेटियाँ उससे मिलने के लिए ब्लाइंड डेट पर आने वाली है अपनी छोटी बहन के साथ उसकी शादी फिक्स करने को। तो उसे ब्लाइंड डेट के लिए जाना होगा। कॉल रखने के बाद जीचेंग शाओ को इस बारे में बताता है कि अब वो उसके साथ चलेगी उसके ब्लाइंड डेट को ख़राब करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि शाओ जीचेंग के घर के बाहर पहुंच जाती है और वो याद करती है कि उसने उससे पूछी थी कि क्या वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। तो यहाँ पर अब उसका घर देखने के बाद इसे यकीन हो गया है। शाओ से कॉल करके बता देती है कि मैं तो पहुँच गई हूँ, तो अब तुम भी आ जाओ। तभी इतने में
यहाँ पर विवे आई होती है और वो शाओ को देखती कहती है कि तुम ही वो लड़की हो ना जिसने लास्ट टाइम मेरा प्लान खराब कर दी थी। मैं तुमसे बदला लेने ही चाहती थी और तुम खुद मेरे सामने आ गई। तो फिर शाओ से कह रही है कि जो तुमने हरकत की थी ना मिस्टर जी चंग को ड्रग देने का, अगर ये सोचो किसी और को पता लगेगा ना तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। तो विवे कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। तभी इतने में जी चंग की मॉम यहाँ पर हाउसकीपर के साथ आई होती है। तो जल्दी से विवे उनसे बात करने लगती है कि आंटी आप मुझे बाहर ही मिल गई। तभी जी चंग की मॉम शाओ को देखकर पूछती है कि तुम कौन हो। तो फिर शाओ बताती है कि हेलो आंटी, मैं जी चंग की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनते के साथ ही हाउसकीपर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज मिस्टर जी चंग की शेन फैमिली की डॉटर के साथ ब्लाइंड डेट है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इतने क्रूशियल मोमेंट पे उनकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई हो। मॉम कहती है कि ऐसा मत बोलो। वो खुश होती है कि वैसे भी मुझे बस अपने बेटे के लिए कोई लड़की चाहिए और अगर उसने खुद ने किसी को चुन लिया तो फिर मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी। और वो शाह को अपने पास आने के लिए बोल रही होती है। तो फिर वेवे कहती है कि आंटी आखिर ये जी चंग की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है, ये तो बस एक क्लब की वेट्रेस है। पता नहीं कैसे कैसे तरीके यूज़ करती होगी जीचन को सेड्यूस करने का, तभी यहाँ तक पहुँच गई है। तो फिर शाह कहती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुमने मुझे ये चांस ना दी होती तो मुझे ये चांस मिलता ही नहीं। तुमने मिस्टर जीचन को ड्रग दी और मैंने उनकी हेल्प करी थी। ये सुनते के साथ ही मॉम यहाँ पर शॉक हो जाती है कि क्या तुमने मेरे बेटे को ड्रग दी। तो शाह कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तो वे सीधा यहाँ पर शाह को थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। हाउसकीपर भी यहाँ पर इस वेवे का ही साथ देते हुए कहने लगती है कि मिस वेवे बिल्कुल सही कह रही है, तुम जैसी गरीब लड़की आखिर सच बोली कैसे सकती है, तुम पक्का ये सब मिस्टर जी चंग को फंसाने के लिए कर रही हो। ये भी कहती है कि तुम जैसी लड़की को तो मुझे सबक सिखाने होगा। वो वापस से शाह को एक और थप्पड़ लगाने जा रही होती है, पर यहाँ पर जी चंग आकर इसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और फिर शाह को मौका मिल जाता है और वो बेबी को थप्पड़ मारकर अपना बदला ले लेती है। और फिर जी चंग से कहती है कि बेबी देखो ना मेरा हाथ कैसे दुख रहा है। तो फिर वो कहता है कि तुम इसे एक और मार लो, फिर तुम्हारा हाथ दर्द होना बंद हो जाएगा। तो शाह कहती है कि ठीक है फिर, और वो यहाँ बेबी को एक और थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि सही कहा, अब मेरा हाथ बिल्कुल दर्द नहीं दे रहा। तो ये देखकर जीचंग की मॉम तो खुश हो जाती है और हंसने लगती है। तो फिर वेवे शाह को फिर कहती है कि तुम दोनों मिले हुए हो। जीचंग चिल्लाकर कह रहता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुमसे पुराने और नए दोनों हिसाब बराबर करूं तो निकलो यहाँ से। तो वे चुपचाप चली जाती है। तभी हाउसकीपर कहने लगती है कि यंग मास्टर आखिर आप इस लड़की का साथ कैसे दे सकते हैं। तो फिर जीचंग की मॉम हाउसकीपर को चुप रहने बोलती है और समझाती है कि तुम्हें अब खुद समझ नहीं आया, मेरे बेटे के एटीट्यूड से पता लग रहा है कि ये रियल उसकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं। हाउसकीपर कहने लगती है कि आखिर ये अननोन ओरिजिन वाली लड़की को आप ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती है, और वैसे भी आज यंग मास्टर जीचंग की ब्लाइंड डेट यहाँ पर आने वाली है जो कि कितनी अमीर फैमिली की डॉटर है, तो आप लोग थोड़ी ना ऐसे उनसे पंगे ले सकते। तभी हम शाओ की दोनों बहन लिन और मिंग्यू को देखते हैं जो कि कार से इन लोग के घर के बाहर पहुंच जाती हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जिस अच्छे लड़के के बारे में वो दोनों बातें कर रही थी वो कोई और नहीं, असल में जीचंग के बारे में बात कर रही थी, पर इन्हें तो पता तक नहीं है। तभी दोनों जैसी यहाँ कार से बाहर निकलने वाली होती है तो शाओ को देखकर जल्दी से वापस से डोर बंद कर लेती है और शौक होती है कि शाओ यहाँ पर क्या कर रही है। मिंग्यू कहती है कि देख लो तुमने कौन सा अच्छा लड़का चुनी हो। वो लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जीचंग ही वो लड़का है। तभी इतने में असिस्टेंट कहने लगता है कि आखिर मिस शाओ यहाँ पर मिस्टर जीचंग के घर पे क्या कर रही है। तो दोनों ही जल्दी से बहाने बना लेती है कि असल में शाओ हम दोनों की हेल्प करने के लिए नैनी की जॉब करने गई है, तो ज़रूर वो अपना इंटरव्यू देने आई होगी। तो असिस्टेंट यकीन कर लेता है और कहता है कि वैसे अब आप दोनों भी इसी घर में जा रही हैं तो मैं आपको समझा दूं कि मिस शाओ के सामने आप दोनों की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप दोनों बैट हार जाएंगी और आपके डैड की प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। तो दोनों ही मना करती है कि ऐसा वो लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। और फिर दोनों यहाँ पर जीचंग के घर पहुँच जाती है और उसे क्वेश्चन वगैरह करने लगती है कि क्या वही वो फेमस टैलेंटेड बंदा है जिसके बारे में इतनी उन्होंने तारीफ सुनी थी। तो जीचंग कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। तो क्या आप ही तीनों वो शेन फैमिली की डॉटर्स हैं। तो मिंग्यू ये चीज़ क्लियर करती है कि हाँ हम लोग शेन फैमिली की डॉटर्स हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम शहर के रिचेस्ट मैन शेन फैमिली की डॉटर्स हैं, वो तुम लोगों की खुद की इमेजिनेशन थी। तभी शाह यहाँ पर अपनी दोनों बहनें से पूछ रही होती है कि दोनों ने जो इतने महंगे महंगे कपड़े पहनी है वो कहाँ से है। तो फिर दोनों बहाना कर लेती है कि ये रेंट वाले कपड़े, आखिर उन्हें यहाँ जो आना था तो इसलिए रेंट वाले कपड़े उन्होंने लेकर आ गई।
तभी जी चंग शाओ को अपने पास आने के लिए बोल रहा होता है, तो लिन और मिंगयू दोनों ही आगे हाथ करके उसे रोक लेते हैं कि तुम नहीं जा सकती। तो शाओ समझाती है कि मेरी दोनों सिस्टर आप लोग गलत समझ लिए, और वो जल्दी से जी चंग के पास आ जाती है। फिर जी चंग अपनी मॉम को बताने लगता है कि मॉम मैं इसे लाइक करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो शाओ की दोनों बहनें तुरंत ही मना कर देती कि बिल्कुल नहीं। तभी यहाँ पर जी चंग अपनी मॉम से कह रहा होता है कि मॉम इससे मुझे बचाइए और मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो जी चंग की मॉम तो बहुत ही खुशी खुशी मान जाती है और इस रिश्ते के लिए बहुत ही खुश होती है। पर लिन और मिंगयू यहाँ पर शाओ का हाथ खींचने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम्हें अभी यहाँ से चलना होगा। तो जी चंग भी शाओ का हाथ पकड़ के रोक रहा होता है और कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं लेके जाने दूंगा। तभी शाओ तो बीच में फंस जाती है और सोचती है कि मुझे ही कुछ करना होगा। शाओ सोचने लगती है कि क्यों ना मैं प्रेग्नेंट होने का बहाना कर लेती हूँ, पर उसका दूसरा माइंड कहता है कि नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर यहाँ पर फिर शाओ रोकती है और इन लोगों को कह देती है कि मैं जी चंग के बच्चे की मॉम बनने वाली हूँ। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। जी चंग की मॉम तो बहुत ही खुश होकर पूछने लगती है कि कब आखिर और बेबी का कितना मन चल रहा है। तो वो शाओ तो जी चंग को इशारा कर देती है कि वो तो झूठ बोल रही है। तो वो भी उसका साथ देते हुए अपनी मॉम से कहता है कि वो अभी जस्ट ही प्रेग्नेंट हुई है। मॉम तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और कहती है कि बस एक बार बेबी हो जाए और फिर तुम दोनों की मैं बहुत ही ग्रैंड वेडिंग करवाऊंगी। हाउसकीपर फिर से बीच में कुछ बुरा बोलने को करती है, तो मॉम यहाँ पर उन्हें चुप करा देती है और यहाँ से जाने बोलती है। लिन वापस से शाओ से इस बारे में कंफर्म करने के लिए पूछती है कि क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो। तो शाओ और जी चंग दोनों ही साथ मिलकर झूठ बोल रहे होते हैं कि हाँ। मिंगी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जी चंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लिन यहाँ से एक फ्लावर पॉट पकड़ा देती है। जी चंग भी फिर डर गया होता है और वो शाओ के पास आकर कहने लगता है कि आप दोनों सिस्टर्स बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं शाओ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। और शाओ भी यहाँ पर सामने आ जाती है और कहती है कि सिस्टर आप लोग प्लीज़ मेरे हस्बैंड को मत मारो। और वो बचने के लिए तुरंत ही बेहोश होने का नाटक कर लेती है। और फिर लिन और मिंगयू शाओ को अपने साथ घर पे ले आते हैं और वो दोनों यहाँ पे प्रे कर रहे होते हैं कि शाओ सच में प्रेग्नेंट ना हो, नहीं तो फिर वो लोग अपने डैड का जो टेस्ट है वो लोग फेल हो जाएंगे और बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, फिर वो लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तभी जैसे ही शाओ वॉशरूम से बाहर आती है तो ये लोग पूछते हैं कि क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो गई। शाओ बताती है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर ये देखकर वो लोग हैप्पी होते हैं और मिंगी यहाँ पर शाओ को समझा देती है कि अब तुम चुपचाप से उस लड़के जी चंग के साथ ब्रेकअप कर लो। तो शाओ कहने लगती है कि सिस्टर आप लोग को नहीं पता क्या, मैं ये सब पैसे के लिए कर रही हूँ, और देखो ना आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उस बंदे को खुद को टच भी नहीं करने दूंगी, तो किसी बात की कोई टेंशन ही नहीं है। मिंगी चिल्लाती है कि ये कोई हरकत है, हमने बचपन से तुम्हें क्या सिखाया है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, तो अब तुम पैसों के लिए ऐसी हरकतें करोगी। बताओ, तुमने पैसों के लिए प्रेगनेंसी तक को फेक कर दी, क्या कोई बॉटम लाइन होती भी है कि नहीं। शाओ कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं कोई लायक की नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा पैसे आप लोगों के लिए कमा ही नहीं सकती, इसलिए मुझे जो रास्ता नज़र आ रहा था मैं बस उस रास्ते को खोना नहीं चाहती थी। तो फिर लिनो से पूछने लगती है कि क्या तुमने इस बारे में सोची हो कि ये फेक प्रेगनेंसी वाला मैटर अगर लीक होता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो शाओ कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन जैसा कि कहावत है ना कि जितनी बड़ी रिस्क होगी उतना ही बड़ी फिश भी होगी, इसलिए आप दोनों ही फिक्र मत करो, मैं इस बारे में किसी को भी पता नहीं लगने दूंगी और आप लोगों के लिए मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी, तभी तो फिर मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे लड़के ढूंढ के लेकर आऊंगी। और ऐसा बोलकर शाओ यहाँ से जी चंग के घर जाने के लिए निकल जाती है। तो मिंगयू यहाँ पर लिन को रोकती है और कहती है कि उसे जाने दो, अब हमें कुछ करना होगा शाओ को ठीक करने के लिए, ताकि टेस्ट से पहले उसकी थिंकिंग हम लोग सुधार सके, तो इसलिए अब हम भी उसके साथ चलेंगे। लिन कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। मिंगयू कहती है कि वैसे तो जी चंग की पूरी फैमिली ने हमें देख चुके हैं, लेकिन अगर हम दोनों वहाँ पर मेट्स बन के जाए और अपना फेस कवर करके रखें तो वो लोग हमें पहचान भी नहीं पाएंगे और हम लोग वहाँ पे रहकर शाओ के ऊपर नज़र भी रख लेंगे। तो लिन कहती है कि तुम चाहती हो कि मैं इतनी ब्यूटीफुल होकर एक नैनी का काम करूँ। फिर दोनों आखिर मेड बनकर यहाँ पर जी चंग के घर पे काम भी शुरू कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शाओ जब यहाँ अपना सामान लेकर जी चंग के घर पे रहने के लिए आ जाती है तो हाउसकीपर उसे समझा देती है कि यहाँ पर ना अपना हाथ कंट्रोल करके रखना, क्योंकि अगर तुमसे कोई चीज़ टूट गई ना तो तुम उसकी कीमत चुकाने के लिए अफोर्ड नहीं कर पाओगी, समझ गई। ऐसा सुनाकर वो चली जाती है। तो शाओ को तो उस हाउसकीपर पे गुस्सा आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी चंग यहाँ पर अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट उससे इस बारे में पूछ रहा होता है कि बॉस आखिर आपने मिस शाओ के साथ फेक मैरिज करने का क्यों चुने, आपको क्या डर नहीं है कि उनकी जो दोनों सिस्टर है वो इतनी ईजी नहीं है फूल बनाने के लिए, तो फिर तो आपने खुद के लिए ट्रबल नहीं ले लिए। तो फिर वो कहता है कि मैंने सोच लिया
कि शाओ ही वो लड़की है जिसे मैं अपनी वाइफ बनाऊंगा। असिस्टेंट पूछता है कि कहीं आप शाओ को लाइक तो नहीं करते। तो जीचन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उसे सिर्फ इसलिए चुना हूँ कि वो बहुत ही सिंपल और इनोसेंट लड़की है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओ के रूम में 2 मेड्स आई होती है उसके लिए पहनने के लिए नाइट ड्रेस लेकर, और कह रही होती है कि वो लोग उसको नहाने में भी हेल्प करने वाले हैं। तो शाओ मना करती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब काम तो मैं खुद कर लूँगी। तभी वो हाउसकीपर उसके कपड़ों का बैग लेकर आ जाती है और कहती है कि ये गार्बेज जैसा सामान हम लोग फेंकने वाले हैं। शाओ मना करती है कि वो मेरे पहनने वाले कपड़े। तो ये हाउसकीपर उसे समझाने लगती है कि यहाँ के रूल्स के हिसाब से उसे रहना होगा और यहाँ के लायक वाले कपड़े पहनने होंगे, आपने ये सब बेकार वाले नहीं। हाउसकीपर ये भी समझाती है कि मेरे रूल्स तुम्हें मानने होंगे क्योंकि यहाँ पर मेरी चलती है। तभी यहाँ पर जीचंग आकर ये सब सुनने लग जाता है और शाओ फिर कहती है कि क्या ये सच है। जीचंग इस हाउसकीपर से कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर तुम्हारे रूल्स चल रहे हैं। फिर शाओ जल्दी से जीचंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हस्बैंड देख लो, तुम्हारी हाउसकीपर मुझे क्या क्या नहीं सुना रही है। फिर ये हाउसकीपर तो जीचंग से कह रही होती है कि यंग मास्टर, मैं तो बस फैमिली के अच्छे के लिए सारे रूल्स इन्हें समझा रही थी। जीचंग हाउसकीपर को चिल्लाता है कि तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो जो मेरी वाइफ को रूल सिखाओगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जॉब करते करते तुम इस घर को खुद का घर समझने लग गई हो। अपनी आइडेंटिटी भूलो मत और याद रखो। फिर शाओ पूछती है कि आप बताओ तुम मेरे लगेज का क्या करोगी। तो हाउसकीपर माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मैं उसे ठीक से रख दूंगी और उसे बिल्कुल नहीं फेंकूंगी, और ये बोलकर वो चली जाती है। फिर शाओ यहाँ पर जीचंग से इस बारे में डिस्कस करती है कि तुम्हारे घर के सारे लोग मुझे एक गरीब लड़की समझ रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अब से मैं बहुत ही अच्छी लाइफ जीने वाली हूँ और बहुत ही मज़े में ब्रेकफास्ट एंजॉय करने वाली हूँ और सब कुछ भी। जीचंग कहता है कि तुम्हारी मर्जी। शाओ कहती है कि वैसे लेकिन ये बात बहुत ही सीरियस है कि हम दोनों ने जो प्रेगनेंसी वाला झूठा बहाना बनाया, ये अगर सभी को पता लग गया तो फिर हम क्या करेंगे। जीचंग कहता है कि उसकी फिक्र मत करो, मैं हॉस्पिटल से झूठी रिपोर्ट बनवा लूँगा। शाओ कहती है कि लेकिन अब हम करेंगे क्या। तुम्हारे हिसाब से तुमने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारे साथ फेक मैरिज करूँगी तो तुम मुझे 3 मिलियन पैसे दे दोगे, लेकिन तुम्हारी मॉम के हिसाब से तो पहले हमारा बेबी होगा उसके बाद हमारी शादी होगी। तो बताओ अब हम क्या करेंगे, क्या हम एक हवे से झूठी डॉल बनाएंगे। तो जीचंग उसके पास आता है और कहता है कि क्यों ना हम लोग इस फेक रिलेशनशिप को रियल बना दें। तभी शाओ जल्दी से उससे दूर हो जाती है और आई ड्रॉप उठा कर कहती है कि तुम थक गए होंगे ना, लाओ मैं तुम्हारी आंखों में ड्रॉप्स डाल देती हूँ ताकि तुम रेस्ट कर लो। जीचंग मान जाता है कि ठीक है डालो। तो शाओ से समझाती है कि उसके लिए उसे झुकना पड़ेगा। तो वो बैठ जाता है और यहाँ पर ये उसे आई ड्रॉप डालने जाती है। तभी जीचंग उसे अपने और ही क्लोज कर लेता है और कहता है कि ऐसे और अच्छे से डाल लोगी। शाओ से समझाती है कि तुम शांत बैठो और फिर वो उसकी आंखों में ड्रॉप डाल देती है। तभी जीचंग कहता है कि अब ड्रॉप डाल के हो गया हो तो हम लोग कंटिन्यू करें। फिर जब वो उसे किस करने जा रहा होता है कि तभी रूम में उसकी मॉम आ जाती है और दोनों ही जल्दी से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मॉम चिल्लाती है कि ये क्या हरकत है, क्या तुम भूल गए हो कि अभी शाओ की क्या कंडीशंस है और उसमें तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। वो जीचंग को एक टैबलेट पकड़ाती है और कहती है कि अब इसे खाओ और अपने माइंड को क्लीन रखो, शाओ के लिए भी यही बेहतर है और तुम्हारे लिए भी। तो जीचंग कहता है कि मॉम क्या मैं आपका सगा बेटा हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम चुप बैठो और मेडिसिन खाओ। तो जीचंग को मेडिसिन लेनी ही पड़ती है और उसकी मॉम कहती है कि ये हुई ना बात, और फिर वो इन दोनों को रेस्ट करने का बोलकर चली जाती है और शाओ को जीचंग के ऊपर हंसी आ रही होती है। फिर हाउसकीपर यहाँ पर जीचंग की मॉम से शाओ की कंप्लेन कर रही होती है और कह रही होती है कि मुझे तो वो गरीब लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, मैंने यंग मास्टर जीचंग को छोटे से बड़ा होते हुए देखी हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो लड़की उनके लिए सही रहेगी। तो यहाँ पर जीचंग की मॉम तो कह रही होती है कि मुझे तो वो लड़की बहुत ही पसंद आई है, वो कितनी इंटरेस्टिंग भी है और मेरे बेटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे जीचंग की मॉम शाओ को लेकर अपनी कार शॉप में आती है और उसे इतनी सारी कार्स दिखाते हुए कहने लगती है कि वो कोई भी कार अपने लिए चूज़ कर सकती है। शाओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आप तो कितनी ज़्यादा अच्छी हो, आपकी डॉटर इन लॉ बनना मेरे लिए कितनी लकी वाली बात है। हाउसकीपर उसकी बेइज्जती करती है और कहती है कि तुम कितनी मैनरलेस हो, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, आखिर ऐसे कौन तारीफ़ें करता है। शाओ कहने लगती है कि आंटी क्या मैं एक नहीं बल्कि 3 कार ले सकती हूँ। तो हाउसकीपर बातें सुनाने लगती है कि तुम कितनी बेकार लड़की हो, यहाँ पर मैडम तुम्हें एक कार चूज़ करने का कह रही है तो तुम ग्रेटफुल होने के बजाय उनसे 3 मांग रही हो, बेशरम कहीं की। तभी मॉम कहती है कि मांग रही है तो क्या हुआ, तुम्हें क्या है। वो शाओ से कह देती है कि वो 3 क्या बल्कि 30 कार्स भी ले सकती है
और जितनी चाहे उतनी कार चला के अपने इंजॉयमेंट कर सकती है। हम देखते हैं कि लिन और मिंग्यू यहाँ पर चुपके से इन लोग को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये जीचंग की मॉम तो उससे भी ज़्यादा आगे निकली। ये लोग आपस में डिस्कस करती हैं कि ये लोग तो हमारी शाओ को पूरी की पूरी बिगाड़ देंगे, फिर आखिर हमारी शाओ टेस्ट कैसे पास करेगी। शाओ तो बहुत ज़्यादा खुश होकर जीचंग की मॉम को हक करके उन्हें थैंक यू कर रही होती है और फिर वो इस घर में अपनी रिच लाइफ एंजॉय कर रही होती है। मेड यहाँ पर हर दम उसके पास लगे होते हैं और उसका सारा काम करके दे रहे होते हैं और यहाँ पर वो बस खाने वगैरह खा के एंजॉय कर रही होती है। फिर लिन और मिंग्यू ये देख देख कर परेशान हो जाते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि शाओ तो कितनी बिगड़ती जा रही है। इसलिए वो लोग तो सोच रहे होते हैं कि कैसे भी करके हमें शाओ को इस घर से निकलवाना होगा। फिर इतने में इन लोगों को असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताता है कि मिस शाओ के टेस्ट वाला दिन नज़दीक आने वाला है, तो मैं अभी उनकी सिचुएशन चेक करने के लिए घर आने वाला हूँ मिस शाओ को देखने के लिए। ये सुनने के बाद दोनों शॉक हो जाती है और फिर दोनों जब अपने घर पहुँचती हैं तो देखती हैं कि शाओ यहाँ पर पहले से उनका इंतज़ार कर रही होती है और यहाँ पर बहुत सारे ज्वेलरीज और गोल्ड रखे होते हैं। तो ये देखकर इन लोगों को शौक लगता है और सोचते हैं कि ये लगता है हम लोग सही घर पे नहीं गए। वो दरवाज़ा बंद करके जैसे ही बाहर आती है तो उन्हें पता लगता है कि ये सच में उनका घर है। फिर वो लोग वापस अंदर आते हैं। शाओ ने हेलो कर दी होती है कि मेरी दोनों सिस्टर ये देखो, ये सब मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। उन दोनों को सामने कार्स भी दिखाती है और कहती है कि वो भी हमारी है, आप जिसको चाहे उसे ड्राइव कर सकती हो। फिर इतने में असिस्टेंट यहाँ पर आ रहा होता है और शाओ उसे देखकर कहती है कि अरे वो तो हमारा कजिन है ना। वो उससे आवाज़ देने वाली होती है तो जल्दी से ये दोनों पकड़ के उसे अंदर लेकर जाते हैं और उसका ड्रेस भी चेंज करवा देते हैं और उसने जो यहाँ पर गोल्ड और ज्वेलरीज वगैरह लेकर आई थी उसको भी बॉक्स में बंद करके छुपा देते हैं। और असिस्टेंट जब यहाँ घर के बाहर पहुँचता है तो वो दरवाज़ा खोलने बोल रहा होता है तो मिंग्यू दरवाज़ा खोलती है और उसे अंदर नहीं देखने दे रही होती है और उसे जानबूझ के यहाँ से भगाने के लिए फ्लर्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, चलो हम लोग डेट करते हैं। तो फिर वो यहाँ पर बहुत ही ब्लश करता है और उसे बास्केट पकड़ा के यहाँ से भाग जाता है। तो ये सोचती है कि अरे वाह, ये तरीका काम कर गया। शाओ पूछती है कि आखिर कजिन कहाँ चला गया, तो मिंग्यू बताती है कि वो बस बास्केट देने आया था और अपना काम के लिए चला गया। और फिर लिन और मिंग्यू शाओ से इस बारे में पूछने लगते हैं कि क्या उसे ऐसी लाइफ पसंद आ रही है जो कि इतनी रिच वाली है और फालतू पैसे खर्च करने वाली है। तो फिर शाओ बताने लगती है कि वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसे जीचंग की अच्छी वाइफ बनने का रोल जो प्ले करना है, तभी तो वो फैमिली वालों का दिल जीत पाएगी। तो यहाँ पर ये सब सुनने से पहले ही दोनों सो चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लिन और मिंग्यू सपने में देखते हैं कि शाओ को पैसों की इतनी लत लग जाती है कि वो तो अपनी अमीरी लाइफ एंजॉय करके इन लोगों के ऊपर भी पैसे लुटा रही होती है। और वो लोग जब उसे रोकने लगते हैं तो फिर वो बता देती है कि अब वो बिल्कुल भी उनके पास नहीं आने वाली और वो तो अब जीचंग को लाइक भी करती है और वो दोनों अब हमेशा साथ रहेंगे। ऐसा बोलकर वो उन दोनों को छोड़कर चली जाएगी। ये सपना देखकर दोनों ही डर जाते हैं और जैसे ही जागते हैं तो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि उन्हें कैसे भी करके शाओ को जीचंग से दूर करना ही होगा। तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि हमें शाओ को एक अच्छे दूसरे लड़के से मिलवाना होगा। और फिर ये दोनों ही शाओ से इस बारे में बात करने के लिए आते हैं और इसे जीचंग की फेक फोटोज़ दिखाते हैं जिनमें दूसरी लड़कियों के साथ वो बड़ा चिपक के बैठा होता है और उन लोगों के साथ फोटोज़ खिंचवा रहा होता है। तो ये दिखाकर रेनी हाउस से बताने लगती है कि देख लो वो कितना बड़ा प्ले बॉय है और तुम ऐसे बंदे को अच्छा समझ रही हो और उसे लाइक कर रही हो। तो शाओ ये चीज़ क्लियर करती है कि मैं कोई इसे लाइक नहीं करती, वो बस मेरा बॉस है और कुछ भी नहीं। तो उसकी दोनों यहाँ पर सिस्टर्स उसे समझाने लगती है कि उसे किसी और अच्छे लड़के से मिलना चाहिए और वो एक के साथ उसकी डेट भी फिक्स करवा देते हैं। जब शाओ फिर यहाँ जीचंग के घर पे आती है वो रात में अच्छे से तैयार होकर बाहर कहीं जाने के लिए निकल रही होती है। तो जीचंग पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो शाओ कहती है कि एंजॉय करने के लिए और वो चली जाती है और उसे बताती भी नहीं। फिर वो एक क्लब में बैठकर अपने डेट पार्टनर का इंतज़ार कर रही होती है और सोचती है कि सिस्टर ने तो मुझे यही टाइम बताया था। फिर इतने में क्लब में एक लड़का आया होता है जो कि स्पेशली पियानो प्ले करने के लिए बैठता है। यहाँ पर शाओ फ़ोटो देखकर सोचती है कि सिस्टर ने मुझे यही लड़के का फ़ोटो भेजा है। यहाँ पर वो लड़का बता रहा होता है कि मेरा नाम लू है और मैं स्पेशली इस लेडी के लिए ये पियानो प्ले करने जा रहा हूँ और वो शाओ की तरफ इशारा करता है। फिर यहाँ पर लू अपना पियानो प्ले करने के बाद शाओ के पास आके बैठ जाता है और वो उसे बैठने भी देती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जीचंग भी बैठा होता है और इन लोगों के ऊपर नज़र रखा होता है। जीचंग इन दोनों को बात करते हुए देखकर जेलस हो जाता है और तुरंत ही शाओ को मैसेज करके उससे पूछने लगता है कि वो इतनी रात को कहाँ पर गई है और आखिर घर क्यों नहीं आ रही है और वो किसके साथ है।
तो शाह होते सारे मैसेज पढ़ के भी उसे इग्नोर कर रही होती है। यहाँ पर लू से कहता है कि तुम्हारा फ़ोन बार बार रिंग कर रहा है, तो क्या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं है? शाह कहते कि नहीं, किसी फालतू पर्सन का मैसेज है। वो पूछती है कि मेरी सिस्टर ने तुम्हारे बारे में मुझे बताई थी कि तुमने आज तक किसी को रेट नहीं करे हो, तो क्या तुम मुझे करना चाहोगे? चलो हम लोग यहाँ से होटल में चल के मिलते हैं। वो उसे अपने साथ यहाँ से चलने के लिए बोलती है। जब दोनों साथ जा रहे होते हैं तो जीचंग तो ये देखकर शॉक हो रहा होता है। फिर वो भी जल्दी से इन दोनों के पीछे पीछे जाता है। शाओ यहाँ पर इस लड़के लू को बाहर लेकर आती है और फिर उसे वॉल पे पुश करके उसे किस करने जा रही होती है। तभी उसके माइंड में फिर से चलने लगता है कि वो ये बिल्कुल गलत कर रही है, उसकी फेक मैरिज है तो क्या हुआ, ये हरकत करके वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही है। उसका दूसरा माइंड कह रहा होता है कि लेकिन आखिर जीचंग भी तो उसे चीट कर रहा है ना, तो बदले में उसने भी तो कर दी, तो क्या हो गया? तभी लू कहता है कि क्या हुआ है? तो शाओ कहती है कि कुछ नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। वो उसे यहाँ पर किस करने वाली होती है, तभी जल्दी से जीचंग आकर जल्दी से उसे दूर करता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? लू कहता है कि तुम हो कौन और बीच में क्यों आ रहे हो? तो जीचंग बताता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ और वो यहाँ से शाओ को उठाकर लेकर जाता है। और फिर जैसे यहाँ पर जीचंग शाओ को कार में बैठाता है तो उसे कहने लगता है कि ये क्या हरकत थी, तुम मेरी वाइफ हो और तुम किसी और को किस करने जा रही थी। तो शाओ ये चीज़ क्लियर करती है कि हमारी फेक मैरिज है। तो कहता है कि तो भी क्या हुआ, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में हैं, तो तुम मेरी वाइफ हो, ऐसे कैसे तुम किसी और को किस कर सकती हो? और फिर वो जल्दी से यहाँ पर शाओ को किस कर लेता है। तो शाओ उसे दूर करती है और यहाँ पर उसे थप्पड़ लगाने वाली होती है। तो जीचंग जल्दी से उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि मारना है तो अच्छे से फोर्स लगा के मारो। तो यहाँ पर फिर शाओ उसे मारती नहीं है और उल्टा उसे पकड़ के पूछ रही होती है कि आखिर क्या तुम मुझे लाइक करते हो? जीचंग कह रहा है कि क्या दुनिया की सारी लड़कियां मर गई हैं जो मैं तुम्हें लाइक कर लूँगा? तो फिर वो कहती है कि आखिर तुम फिर गुस्सा क्यों हो रहे हो? जीचंग कहता है कि क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ी हो, तो क्या मैं गुस्सा नहीं हो सकता? आखिर मैं तुम्हारा इन नेम हस्बैंड तो हूँ। शाओ से चिल्लाती है कि अच्छा, तो तुम चीट कर सकते हो मुझे और दूसरी जगह अफेयर कर सकते हो, पर मैं नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम हो रही है। तो वो कहता है कि तुमने आखिर किन आंखों से देखी कि मैं बाहर लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा हूँ? शाओ कहती है कि अच्छा ठीक है, झूठ बोल लो, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ एविडेंस है। वो तुरंत ही उसे उन लड़कियों के साथ वाली फोटोज दिखाती है। तो जीचंग कहता है कि तुम भी अपनी आंखें खोल कर देखो कि ये सारी फोटोज फेक है, इनमें से कोई भी रियल नहीं है। मैंने आज तक कभी किसी लड़की के साथ ऐसे रिलेशन में नहीं आया हूँ। शाह कहती है कि अच्छा, तो क्या हो गया अगर ये सब फेक है? तो मैं तुम्हें कोई लॉयल होने का अवार्ड नहीं देने वाली हूँ कि तुम मेरे लिए इतने टाइम से वर्जिन थे। फिर जीचंग तुरंत ही अपनी मॉम को कॉल लगाता है और उनसे कह देता है कि वो शाह के साथ एक बहुत ही ग्रैंड एंगेजमेंट सेरेमनी रखना चाहता है ताकि सभी को पता लगे कि शाह उसकी वाइफ है। तो जल्दी से यहाँ पर शाह उसका कॉल कट करती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो, हम बस फेक मैरिज कर रहे हैं, तो इतनी ग्रैंड एंगेजमेंट करने की क्या ज़रूरत है? तो फिर वो कहता है कि इसलिए ताकि सभी को जब पता लग जाएगा कि तुम मेरी वुमेन हो, तो तुम फिर मुझे ऐसे चीट करने वाली हरकत कभी नहीं कर पाओगी और ना ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ पाओगी। ऐसा बोलकर वो फिर से उसे किस करने लगता है। इसके बाद शाओ अपनी दोनों बहनों को मैसेज करती है कि आप लोगों ने मुझे फूल बनाया और मुझे झूठी फोटोज दी। तो लिन तो जल्दी से शाओ को मैसेज कर देती है कि देखो तुम मुझे माफ़ कर दो, असल में ये तुम्हारी बड़ी सिस्टर का प्लान था और मैं तो बस उनके हाँ में हाँ मिला रही थी और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जीचंग की मॉम शाओ और जीचंग के साथ उन लोगों की एंगेजमेंट डेट फिक्स कर रही होती है और शाओ से पूछती है कि बताओ इन सभी डेट में से तुम्हें कौन सी डेट पर एंगेजमेंट करनी है? तो फिर शाओ कहती है कि आप जो भी डेट सिलेक्ट करेंगी वो अच्छी होंगी। तभी वो हाउसकीपर बीच में कहने लगती है कि प्लीज़ अभी आप लोग एंगेजमेंट मत करो। तो फिर मॉम कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो? तो फिर हाउसकीपर बताती है कि असल में शैन फैमिली की डॉटर के साथ जो मिस्टर जीचंग की शादी फिक्स होने जा रही थी वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है और ऐसे अगर एंगेजमेंट सेरेमनी होगी तो फिर वो लोग काफ़ी गुस्सा हो सकते हैं, इसलिए पहले शैन फैमिली से माफ़ी मांगनी होगी। तो फिर मॉम कहती है कि हाँ तुम्हारी बात में भी पॉइंट है। तभी शाह कहने लगती है कि ऐसा करते हैं, मैं शैन फैमिली की डॉटर से माफ़ी मांग लूँगी। तो हाउसकीपर बीच में बोलती है कि आखिर तुमने अपने आप को समझी क्या हुई है? क्या तुम्हारी कोई रेपुटेशन भी है जो शैन फैमिली के डॉटर तुम्हारी बात सुनेंगे और मान लेंगी? जीचंग गुस्से में चिल्लाता है कि आखिर तुमने एक वर्ड और बोली ना तो मैं तुम्हारी ज़बान ही कट कर दूंगा। तो फिर हाउसकीपर चुप हो जाती है। मॉम इन लोग से कहती है कि ठीक है, फिर अभी के लिए हम लोग इंगेजमेंट सेरेमनी को साइड रखते हैं। पहले नंबर तुम लोगों को शैन फैमिली की तीनों डॉटर के साथ बारी बारी करके मिलने जाना होगा। पहली वाली तो
कल एक पार्टी में जाने वाली है तो वहाँ पर उनसे मिल लेना, और दूसरी वाली का भी एंटीक एग्जीबिशन होगा तो वहाँ पर उससे मिल लेना, और फिर उसके बाद यंग लेडी से भी मिल लेना, और तीनों से मिलकर उन्हें समझा देना कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तो फिर इसलिए शेन फैमिली के साथ हम ये बिजनेस मैरिज नहीं कर पाएंगे। तो शाओ कहती है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट डे शाओ और जी चंग एक पार्टी में गए होते हैं शेन फैमिली की बड़ी बेटी से मिलने के लिए। यहाँ पर इस पार्टी में लिन के असिस्टेंट को देखकर शाओ इस बारे में याद करती है कि उस दिन उसने अपनी सिस्टर के साथ जिस लड़के को देखी थी वो बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा था। वो उसके बारे में यहाँ पर जीचंग से पूछती है कि वो कौन है, तो फिर वो बताता है कि वो शेन फैमिली की बड़ी बेटी का असिस्टेंट है। तो वो पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो, तो शाओ बहाना करती है कि नहीं नहीं, और वो सोचती है कि शायद मुझसे गलतफहमी हुई होगी। फिर इतने में लिन की यहाँ पर एंट्री होती है तो सारे लोग उसे देखने के लिए भीड़ लगा देते हैं। शाओ भी देखना चाह रही होती है पर ये लोग बिल्कुल भी देख ही नहीं पाते। फिर जीचंग शाओ से कहता है कि तुम यहीं पर ही बैठो, मैं अभी किसी से मिल के आता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। तभी मौका देखकर इसके पास वे आकर बैठ जाती है और शाओ से अच्छे से बात करने लगती है और कहती है कि मैं लास्ट टाइम के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मैं तो आप तुम्हें और जीचंग को अपनी ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ। शाओ मन में सोचती है कि मुझे इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं है। वो झूठा नाटक करती है कि ठीक है मैंने तुम्हारी ब्लेसिंग्स ले ली, तो क्या आप तुम जा सकती हो या फिर कुछ और काम है। भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर शैन फैमिली की बड़ी बेटी से मिलने आई हो, तो मैं तुम्हें बता दूँ मैं उसकी अच्छी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ। और फिर वो उसे अपने साथ लेकर जाती है जहाँ पर ये सारे गेस्ट लोग देख रहे होते हैं एक वाइन की बॉटल को, जो कि शैन फैमिली की बड़ी बेटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि शाओ ने ही असल में ये वाइन की बॉटल उसे गिफ्ट करी होती है, इसलिए वो इतना उसे ट्रेजर बना के रखी हुई है। वे तो यहाँ जानबूझ के शाओ को ढकेल देती है ताकि उसकी वजह से वो बॉटल टूट जाए, और यहाँ पर फिर सारे लोग ये देखकर शाओ को ही यहाँ पर बातें सुनाने लगते हैं कि उसने इतनी इंपॉर्टेंट बॉटल तोड़ दी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिन को यहाँ पर न्यूज़ मिल जाती है कि किसी ने उसकी बॉटल तोड़ दी है, तो वो तुरंत ही पता करने के लिए निकलती है। जैसे वो यहाँ पहुँचती है तो शाओ को देखकर जल्दी से अपने असिस्टेंट के पीछे छुप जाती है और कहती है कि तुम जाकर अभी सब चीज़ को संभालो। और फिर जब असिस्टेंट यहाँ पर पूछता है कि आखिर ये बॉटल को किसने तोड़ा, तो वे सभी के सामने यहाँ पर शाओ के ऊपर इल्ज़ाम डाल देती है कि इसने तोड़ी है, और यहाँ पर वो सारे लोगों को भी शाओ के अगेंस्ट करवा देती है कि तुम लोगों ने भी देखा था ना, तो वो लोग भी साथ देते हैं कि हाँ इसने ही तोड़ी है। जीचंग शाओ का साथ देते हुए कहता है कि इस वेवे ने उससे पुश करी थी तो इसमें वेवे की गलती है, पर वेवे यहाँ पर अपना बचने लग जाती है कि उसने कुछ भी नहीं करी। फिर यहाँ पर शाओ को गुस्सा आता है और वो इस वेवे के साथ फाइट करने लग जाती है। अभी असिस्टेंट फिर यहाँ पर कहता है कि मिस शाओ आपने बॉटल फोड़ी है ना, तो अब इसलिए आज की हमारी क्लब की लकी कस्टमर आप हो, इसलिए अब से आप यहाँ की वीआईपी हो, आपको सब चीज़ें फ्री मिलेंगी। ये सुनकर वे भी शॉक होती है और कहती है कि आखिर क्यों। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि ये मेरी मैडम की तरफ से ही ऑफर आया है। तो फिर वे भी यहाँ जल्दी से बताने लगती है कि असल में मैंने इसे पुश करी थी तो बॉटल मैंने तोड़ी हूँ, तो ये प्राइज़ मैंने भी मुझे मिलना चाहिए। फिर असिस्टेंट बताता है कि असल में जिससे गलती से टूटा है ये ऑफर उसके लिए, तुम तो इस चीज़ के असली मास्टरमाइंड हो ना जिसने जानबूझ के सब करी है, तो अब तुम्हें तो सज़ा मिलेगी। और गार्ड फिर उसे पकड़ के लेकर जाते हैं। चाहो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो असिस्टेंट से बात करती है कि मुझे तुम्हारी बॉस से मिलना था। तो फिर ये जीचंग और इसे अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि आप लोग बाहर वेट करो, मैं बॉस से बात करता हूँ। तभी लिनी से चिल्लाती है कि मैंने तुम्हें सब संभालने बोली थी और तुमने उन दोनों को अपने साथ लेकर आए हो। तो फिर असिस्टेंट को अब जाके पता लगता है कि शाओ कोई और नहीं बल्कि लिन की छोटी बहन है। वो कहता है कि यानी वो ही आपकी छोटी बहन है जिससे आपने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी है। फिर ये बाहर आता है और कहता है कि आप लोग चल के वेट करो, मेरी मिस अभी थोड़ी देर में आपसे मिलने आ जाएंगी। और उसने ऑलरेडी लिन के साथ जो प्लान बना कर आया था इन दोनों को अलग करने का, वो यहाँ पर अपना प्लान शुरू कर देता है, जिसमें वो जीचंग को बहुत सारी वाइन पीने के लिए बोल रहा होता है कि जब वो ये ख़त्म करेगा तभी यहाँ पर उसकी बॉस इससे मिलने आएगी। तो जीचंग मान जाता है और ये सारी वाइन पीने लगता है। तो यहाँ पर शाओ भी उसका साथ देने आ जाती है और कहती है कि ये सारी हार्डशिप मैं तुम्हें अकेले नहीं सहने दूंगी, मैं भी पीऊँगी। जीचंग रोकता भी है पर शाओ कहते कि नहीं, मुझे अपना साथ देने दो। फिर दोनों ही साथ मिलकर सारी वाइन को ख़त्म कर रहे होते हैं, जिसके बाद फिर असिस्टेंट की भेजी हुई सारी लड़कियां यहाँ पर जीचंग को सेड्यूस करने पहुंच जाती है। तो शाओ सभी लड़कियों को जीचंग से दूर करती है और कहती है कि ये सिर्फ मेरा है और वो किसी को भी उसे हाथ नहीं लगाने देती है।
और इतनी ज़्यादा ड्रंक हो जाती है कि वो असिस्टेंट को चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी बॉस कैसी है, वो मेरे हस्बैंड को इस तरीके से चीज़ें करके परेशान करना चाहती है, रुको मैं अब उससे खुद बात करूंगी। शाओ फिर सीधा लिन के ऑफिस में पहुंच जाती है, पर लिन को जैसे ही पता लगता है तो वो जल्दी से यहाँ पर छुप गई होती है। शाओ देखती है कि यहाँ पर ऑफिस में कोई है ही नहीं, तब यहाँ पर जीचंग उसे लेने के लिए पहुंच जाता है और कहता है कि वाइफ हम लोग चलते हैं, और वह यहाँ से असिस्टेंट से माफ़ी मांगकर शाओ को जल्दी से उठा के लेके चला जाता है। और फिर असिस्टेंट जब यहाँ वापस रूम में आता है तो देखता है कि लिन बालकनी से कूद चुकी होती है और नीचे पड़ी हुई होती है। तो ये चिल्ला कर कहने लगता है कि बॉस आप ऐसे मर नहीं सकती है, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। तो लिन कहती है कि अभी मैं मरी नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और वो कैसे कैसे यहाँ पर उठती है और उसकी बैक में दर्द हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जब यहाँ से चिंग शाओ को घर लेकर आता है तो वो तो इतनी ड्रंक होती है कि उसे भाग करके यहाँ पर सोने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन मिंग्यू को कॉल करके बताती है कि मैंने तो उल्टा सब कुछ ख़राब कर दी, मैंने उन लोगों को अलग करने के लिए प्लान करी थी, पर मेरा प्लान ख़राब हो गया और उल्टा वो दोनों तो ड्रंक होने के बाद अब और भी क्लोज हो चुके होंगे। मिंग्यू कहती है कि चलो कोई बात नहीं, अब मुझे ही अपने कोई तरीके आजमाने होंगे। फिर नेक्स्ट डे जीचंग और शाओ मिलकर शैन फैमिली की दूसरी बेटी से मिलने जाते हैं, यानी कि मिंग्यू से। मिंग्यू यहाँ पर इन लोग के सामने मास्क पहनकर पहुँचती है, जिसे देखकर शाओ तो पहले तो डर जाती है और ये शाओ को तो बहुत ही अजीब लग रही होती है। इसके सारे एंटीक के सामान देखकर वो जीचंग से कहने लगती है कि इसकी ये सारे जंक कलेक्ट करने की शौक तो बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह है। यहाँ पर मिंग्यू जीचंग के सामने ऑफर रखी होती है कि तुम अपनी इस वाइफ को डिवोर्स दे दो, क्योंकि मेरी छोटी बहन को तुम बहुत ही पसंद हो और वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती है। तो जीचंग इस ऑफर को ठुकरा देता है कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देने वाला। तो मिंग्यू कहती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट तो देख लो। वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और बताने लगती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम अगर इसे छोड़कर मेरी भी छोटी बहन से शादी करोगे तो फिर तुम्हें बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है, तुम्हारी कंपनी को और पावर मिल जाएगी और तुम और भी अमीर हो जाओगे। तो जी चंग इस ऑफ़र के लिए भी मना करने लगता है। तो मिंग्यू धमकी दे रही है कि अगर मेरे ऑफ़र को रिजेक्ट करोगे ना तो फिर मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। जी चंग कहता है कि जो भी करना है मेरे साथ करो, आखिर तुम दूसरों को क्यों टारगेट कर रही हो। यहाँ पर शाओ भी जीचंग का साथ देते हुए कहने लगती है कि आखिर ऐसे रूल्स आप कैसे लगा सकती हो। तो फिर मिंग्यू कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम कोई प्रेग्नेंट नहीं हो और तुम लोग बस झूठा नाटक कर रहे हो। तो शाओ शॉक होती है और कहती है कि ये चीज़ तुम्हें कैसे पता लग गई। वो जीचंग से स्लो से कहती है कि लगता है तुम्हारे घर में कोई धोखेबाज है जो वो सीक्रेट्स को लीक कर रहा है। यहाँ पर शाओ तो जीचंग का साइड ले रही होती है। तो फिर मिंग्यू कहने लगती है कि तुम दोनों तो बस फेक रिलेशन में हो ना, तो बताओ क्या तुम प्रिटेंड करते हुए इस जीचंग को सच में लाइक करने लग गई हो। शाओ ये सुनकर जवाब नहीं दे पाती और कहती है कि तुम्हें उससे क्या करना है। तो मिंग्यू कहती है कि देखो तुम इसे छोड़ दोगी ना तो मैं तुम्हें इसका डबल दूंगी, इसने तुम्हें जितना भी दिया है उसका डबल पैसा। तो शाओ मना कर देती है। तो मिंग्यू कहती है कि मैं तुम्हें इसका 10 टाइम्स डबल पैसा दूंगी। तो यहाँ पर शाओ को थोड़ा बहुत लालच तो आता है पर वो फिर भी रिजेक्ट करती है। मिंग्यू से धमकी देती है कि सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, तुम्हारी भी तो 2 और बहनें हैं ना, क्या उनके बारे में नहीं सोचना है। तो शाओ चिल्लाती है कि उनके नाम पर मुझे ब्लैकमेल मत करना। यहाँ पर मिंग्यू कहती है कि देखो तुम सिर्फ अपना ही बर्बाद नहीं करोगी बल्कि अपनी दोनों बहनों और इस जीचंग और इसकी फैमिली को भी बर्बाद कर दोगी। तो अपने चक्कर में सबका क्यों नुकसान करवाना चाहती हो, इसलिए चुपचाप से इससे अलग हो जाओ। तभी यहाँ पर जीचंग तो शाओ का हाथ पकड़ता है और कहता है कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे और अभी तो जल्दी हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, इसलिए ये फालतू ट्रिक्स हम पर मत आजमाना। और ऐसा बोलकर जीचंग यहाँ से शाओ को लेकर चला जाता है। जब दोनों साथ में कार से जा रहे होते हैं तो शाओ कहने लगती है कि मैं अपनी वजह से तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। तो जीचंग कहता है कि क्या तुम्हें पैसों की लालच आ रही है, मेरी परमिशन के बिना तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती हो। और फिर वो बहुत ही गुस्से में तेज़ी में कार चला रहा होता है। तो शाओ को डर लग रही होती है और वो कहती है कि मैं कोई पैसों की लालच की वजह से ऐसा नहीं कर रही थी, इसलिए तुम प्लीज़ थोड़ा स्लो चलाओ। फिर शाओ की दोनों सिस्टर परेशान हो जाती है कि दोनों का ही प्लान फेल हो गया। फिर यहाँ पर लिन को असिस्टेंट की कॉल आ रही होती है कि वो जल्द ही आने वाला है वापस से यहाँ पर शाओ को चेक करने के लिए। तो कॉल कट करने के बाद वो इस बारे में मिंग्यू से डिस्कस करती है कि लास्ट बारी जब वो असिस्टेंट आया था तो तुमने उसे क्या बोलकर भगा दी थी, तुम्हारे पास कोई ट्रिक है ना जो तुमने उसके ऊपर यूज़ करी थी। तो मिंग्यू को तो याद आता है कि उसने थोड़ी सी उसके साथ फ्लर्टिंग करी थी तो वो मान गया था। फिर ये बहाना करती है कि नहीं नहीं मेरे पास कोई तरीका नहीं है। फिर दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि चलो हम लोग क्यों ना उस जीचंग की मॉम से जाकर बात करते हैं कि वो उनकी इंगेजमेंट तोड़ दे, क्योंकि उनकी शादी नहीं हो सकती।
फिर ये लोग यहाँ जीचंग के घर पहुँच जाती है। तभी यहाँ पर हाउसकीपर इन लोगों के साथ भी बदतमीजी कर लेती है। तो जब जीचंग की मॉम ये देखती है तो वो हाउसकीपर को इस बार माफ़ नहीं करती और उसे यहाँ पर बहुत चिल्लाती है कि उसका बहुत हो गया। वो जब देखो तब कुछ भी बोलती जाती है। वो यहाँ पर उसको सज़ा के तौर पर अपने गार्ड्स के ज़रिए से निकलवा देती है और दोनों से ही माफ़ी मांगती है। लिन और मिंग्यू यहाँ पर जीचंग की मॉम को समझाते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमारी सिस्टर और जीचंग की शादी को कैंसिल कर दे, क्योंकि उनकी शादी नहीं हो सकती। वो दोनों अलग ही दुनिया से बिलोंग करते हैं। तो फिर मॉम कहती है कि आखिर आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, ना कि हमारी फैमिली रिच है और आप लोग की नहीं है, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे और मेरे बेटे को शाओ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो इन दोनों से कहती है कि आप लोग को भी समझ आ जाएगा। और वो यहाँ पर गेस्ट के तौर पे उन्हें अपने घर पे रुका लेती है। फिर मेड यहाँ पर इन दोनों को इन लोग का रूम दिखाने जाती है। तो दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि सच में ये जीचंग की मॉम से डील करना तो और मुश्किल हो गया। फिर लोग प्लान करते हैं कि चलो अब इन्हें सताना शुरू कर दें, ताकि फिर इन्हें मानना ही पड़ेगा। जब हम उन्हें ये एहसास दिला देंगे कि हमारी फैमिली कितनी गरीब है और वो लोग अमीर है, तो दोनों के बीच में रिश्ता हो ही नहीं सकता। फिर इन लोग को जब डिनर पे बुलाया जाता है तो यहाँ पर ये ऐसी ऐसी चीज़ें करती है ताकि जीचंग की मॉम को वो लोग परेशान कर सके और हर जगह घर में फिर गंदगी फैलाने लगती है। जीचंग की मॉम ये सबसे परेशान हो जाती है और दोनों को बैठा कर इस बारे में बात करती है कि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि वो लोग ऐसा जानबूझ के कर रही है। तो फिर लिन और मिंग्यू भी मान लेते हैं कि हाँ, हम जानबूझ के कर रहे हैं। मॉम कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों अपनी सिस्टर की बहुत ज़्यादा फिक्र करती हो, तो ठीक है, मैं चैलेंज लगाती हूँ कि मेरा बेटा आपकी सिस्टर का अच्छे से ख्याल रख लेगा और वो उसके लिए गरीब बन के भी रह सकता है। तो फिर ये चैलेंज वो लोग मान लेती हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर जीचंग की मॉम उसे समझा देती है कि अब वो शाओ के साथ उसके घर पे रहेगा और इतनी लग्जरी लाइफ अब जीना छोड़ेगा कुछ दिन के लिए। तो फिर वो कहता है कि मॉम फिर कंपनी का क्या होगा। तो फिर मॉम कहती है कि तुम्हारे कुछ दिन कंपनी में ना आने से कंपनी बंद नहीं पड़ जाएगी, तो चलो अब जाओ। शाओ फिर जीचंग से कहती है कि अब तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगे, बस मेरी सिस्टर से थोड़ा बच के रहना। तो वो कहता है कि हमारी शादी के लिए तो मैं सारी हार्डशिप्स को सह लूँगा। फिर वो कार में बैठने जा रहा होता है, तभी यहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस अब आपको कार नहीं बल्कि ये बाइक ही यूज़ करना पड़ेगा। शॉ कहती है कि तुम्हें तो ये चलाने नहीं आती है, तो चलो मैं ही चलाती हूँ। फिर वो उसे बैठा के लेके जा रही होती है और यहाँ पर जीचंग फिर शॉ को देखते रह जाता है। दोनों साथ में जब यहाँ पर घर आ रहे होते हैं तो लिन और मिंग्यू दोनों को ये अंदर नहीं आने देती और समझा देती है कि यहाँ पे रहने के लिए उसे पैसे भी कमाने होंगे और ख़ास करके ये कपड़े पहनकर तो वो नहीं आ सकता, उसे उन लोगों की तरह ही नॉर्मल कपड़े भी पहने होंगे। तो फिर शाओ जीचंग के साथ फिर यहाँ उसकी ड्रेस की शॉपिंग के लिए जाती है, जहाँ पर ये लोग नॉर्मल वाले कपड़े खरीद रहे होते हैं। जीचंग तो बहुत सारे कपड़े खरीदने लग जाता है, पर जब वो कार्ड से पेमेंट करने जा रहा होता है तो उसका कार्ड फ्रीज होता है, क्योंकि उसकी मॉम ने ऑलरेडी फ्रीज कर चुकी है। उसके पास फिर बिल्कुल पैसे नहीं होते पे करने को। तो यहाँ पर शाओ उसके बदले में पैसे पे करनी चाहती है, पर उसके पास भी नहीं होते। तो यहाँ पर शॉप की ओनर दोनों को यहाँ पर से बाहर निकालती है। शाओ को एक अच्छा आइडिया आता है और वो जीचंग को यहाँ की मॉडल वाला काम दिलवा देती है और जीचंग फिर बोर्ड लेकर खड़ा हो जाता है लोगों को यहाँ पर शॉप में बुलवाने के लिए। ओनर तो बहुत खुश होती है कि चलो तुम्हारा हैंडसम फेस कोई तो काम का है। फिर यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ जीचंग को देखकर शॉप में आने के लिए मान जाती है और वो तो जीचंग को टच भी करना चाह रही होती है। तो शाओ उन्हें पैसों का ऑफर देती है कि अगर वो लोग पैसे देंगे तो फिर वो उन्हें टच भी करने देगी। जीचंग कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। तो शाओ कहते हैं कि अरे थोड़े से पैसे ही कमा लेंगे ना, चलो मान जाओ। तो यहाँ पर फिर जीचंग शाओ को सबक सिखाने के लिए मान जाता है। वो इन लोगों को अपनी बॉडी शो कर रहा होता है, तो ये सारी लड़कियां उसे टच करके खुश हो रही होती है और वो तो उसे अपने साथ भी लेके जाना चाह रही होती है। तभी ये सब देखकर शाओ जेलस हो जाती है और उन लड़कियों को यहाँ से भगा देती है। जीचंग उसके पास आता है और कहता है कि वाइफ लगता है तुम जेलस हो गई हो। शाओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसे हैं। फिर जीचंग तो शाओ से किस मांग रहा होता है, पर वो नहीं देती, तो फिर वो खुद ही उसे किस कर लेता है। शाओ तभी उसे दूर कर देती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद फिर दोनों साथ में यहाँ घर पे रहने के लिए आ जाते हैं। फिर लिन और मिंग्यू इसे घर ले आते हैं और लू भी यहाँ घर पे आया होता है और उसने स्पेशली डिनर कुक किया होता है, जो कि बहुत स्पेशल होता है। तो जीचंग तो बस देखता रह जाता है कि इस लू को तो कितना कुछ आता है। फिर लू यहाँ पर जो सारी चीज़ें शाओ के लिए कर रहा होता है, वो सब देखकर जीचंग यहाँ पर शाओ को अपने साथ लेकर जाता है और उसे पियानो प्ले करके दिखाता है और कहता है कि जो सारी चीज़ें उसे आती है वो मुझे भी आती है, तो अब तुम अपने हस्बैंड को देखो, किसी और को नहीं। और वो इनडायरेक्ट वे में उससे अपना लव एक्सप्रेस कर रहा होता है, पर शाओ कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है। उसकी दोनों बहनें यहाँ पर ये सब देख रही होती है और सोचती है कि वैसे ये लड़का सच में हमारी सिस्टर को लाइक करता है।
तो हमें इसे एक चांस देना चाहिए। और फिर नेक्स्ट डे जीचेंग अपने आप को प्रूव करने के लिए शाओ की दोनों बहनों को मना रहा होता है कि वो उन लोग की सारी बातें मानेगा और शाओ का अच्छा हस्बैंड बन के दिखाएगा। तो ये लोग उससे घर के बहुत सारे काम और कुकिंग वगैरह करवा रहे होते हैं। फिर इसके बाद इन दोनों बहनों को पता लगता है कि आज असिस्टेंट यहाँ पर शाओ को देखने के लिए आने वाला है। तो यहाँ पर फिर ये लोग झूठा बहाना करते हैं और जीचेंग और शाओ दोनों को समझाते हैं कि आज हमारा कजिन यहाँ पर आने वाला है, तो तुम लोग को भी हमारे साथ मिलकर गरीब बनने की एक्टिंग करनी है और हमारे कजिन को ऐसे दिखाना है ताकि फिर वो हमारे इस घर को महंगे दाम में बेचने में हमारी मदद करे। तो यहाँ पर फिर शाओ कह रही होती है कि सिस्टर हम लोग तो ऑलरेडी बहुत ही गरीब है ना। तो लिन बताती है कि वो पूरे 5 मिलियन में इस घर को भिजवाएगा। तो ये सुनने के बाद फिर शाओ तुरंत ही मान जाती है और जब असिस्टेंट यहाँ घर आता है तो जीचेंग अंधे बनने का नाटक कर रहा होता है। शाओ काफ़ी गरीब और भूखी बनने का नाटक कर रही होती है। जैसे ही असिस्टेंट अंदर आता है तो यहाँ पर शाओ काफ़ी एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि प्लीज़ क्या हमें कोई खाना दे देगा, हम लोग बहुत ही भूखे हैं। और जैसे ही वो देखती है और कहती है कि कजिन अच्छा तुम आए हुए हो, अच्छा चलो जल्दी से यहाँ पे बैठ जाओ। फिर यहाँ पर लीना कर कहने लगती है कि हमारे घर में जो थोड़े मोड़े चावल बचे थे वो भी ख़त्म हो गए। मिंग्यू आकर कहती है कि गैस भी ख़त्म हो गया है, हम तो खाना भी नहीं पका सकते। तो असिस्टेंट यहाँ पर कह रहा होता है कि कोई बात नहीं है, तुम्हें मेरे लिए कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं, मैं भूखा नहीं हूँ। तभी यहाँ पर वो जीचेंग को देखकर कहने लगता है कि ये बंदा मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है, ये तो वही जी ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं है। तो जल्दी से लोग बहाना करते हैं कि उसे गलतफहमी हुई है। शाओ से यहाँ पर कुर्सी पे बैठा देती है पर वो कुर्सी टूट जाती है और वो बेचारा नीचे गिर जाता है। तो फिर लोग कहते हैं कि सॉरी, एक काम करो तुम सोफा पे बैठ जाओ। तो असिस्टेंट बेचारा कहता है कि नहीं नहीं मैं खड़ा ही ठीक हूँ। फिर यहाँ पर लीनो से इशारा कर देती है कि वो यहाँ पर घर का बहाना करके आया है ऐसा बताए। तो फिर वो बताता है कि हाँ मुझे घर खरीदना है और तुम लोगों का ये घर अच्छा है तो ठीक है फिर मैं इसे भिजवा दूंगा। और फिर वो तो जल्दी से यहाँ से भाग लेता है। तो जीचेंग और शाओ ये लोग खुश हो रहे होते हैं कि उन लोगों ने अच्छी एक्टिंग करे। फिर यहाँ पर असिस्टेंट इन दोनों बहनों के पास आता है और कहता है कि क्या तुम लोगों की हालत इतनी ख़राब हो गई है जो इतनी गरीबी में जी रहे थे। तो फिर ये लोग बताते हैं कि हाँ खैर शाओ को हमें असली में गरीबी वाली ज़िंदगी जो देनी थी इसलिए कि वो अच्छी बन सके। तो असिस्टेंट मान जाता है कि ठीक है 3 दिन बाद अभी मिस शाओ का बर्थडे रहेगा तो उस दिन मैं टेस्ट के क्वेश्चंस आप लोग को बता दूंगा। तो फिर ये दोनों खुश हो जाती है कि चलो हमारी मेहनत रंग लाई। दूसरी ओर वे अपने मॉम डैड को इस बारे में बता दिए कि एक गरीब लड़की है जिसकी वजह से उसका और जीचेंग का रिश्ता होने होते रुक गया। तो फिर उसके मॉम डैड फिर उसके साथ मिल जाते हैं और सोच लेते हैं कि वो लोग उस लड़की को सबक सिखाएंगे। और जीचेंग की शादी फिर उस शेन फैमिली की तीसरी जो डॉटर है उसके साथ करवा देंगे। तो फिर शेन फैमिली उनसे खुश रहेंगे। तो यही सोचकर लोग जीचेंग और शाओ दोनों को ही यहाँ पर पकड़वा लेते हैं और शेन फैमिली की डॉटर्स को इस बारे में बताकर बुलाते हैं जो कि कोई और नहीं लिन और मिंग्यू है। जब उन्हें पता लगता है कि शाओ को इस लड़की की फैमिली ने ऐसे करके रखे तो वो तुरंत ही यहाँ पर पहले नंबर तो शाओ को बचाने पहुँचती है। जीचेंग के सर में लग गया होता है तो वो तो ऑलरेडी बेहोश हो गया होता है और यहाँ पर ये दोनों अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है और इन लोगों को सबक सिखाती है कि आखिर इन लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई उनकी छोटी बहन को हाथ लगाने की। पहली बार में तो विवे को यकीन नहीं होता, वो तो सोच रही होती है कि ये लोग आखिर अमीर फैमिली के डॉटर्स कैसे हो सकती है। पर ये लोग अपनी आइडेंटिटी प्रूव करते हैं और विवे के मॉम डैड उसे चिल्लाते हैं कि तुमने हमें भी फंसा दी। और फिर ऐसे ये लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं और विवे भी शॉक रह जाती है। फिर हम देखते हैं कि जीचेंग को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो शाओ उसकी केयर करने के लिए बैठी होती है और फिर शाओ यहाँ से अपनी दोनों सिस्टर से बात करनी चाहती है कि उन लोगों ने उसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखे थे। वो शौक होती है कि सच में क्या हम लोग रिचेस्ट मैन मिस्टर शेन के बच्चे हैं और हम लोग इतने ज़्यादा अमीर हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तभी यहाँ पर असिस्टेंट इन लोग से बात करने आता है इन लोग की डैड की विल के बारे में कि क्योंकि वो लोगों ने अपनी आइडेंटिटी लीक कर दी है, इस वजह से उन लोग का जो टेस्ट है वो यहीं पर ही फेल होता है और अब उनकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो चैरिटी में डोनेट होने वाली है। तो तीनों ही बड़ी अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ जीचेंग को असिस्टेंट इस बारे में बताता है कि उसकी और शाओ की फेक प्रेगनेंसी वाले न्यूज़ के बारे में न्यूज़ लीक हो गई है और अब उनकी फैमिली की और बेइज्जती हो रही है। वो सोचता है कि अब तो शाओ रिच फैमिली की डॉटर है तो उसके पास थोड़ी ना कोई रीज़न है, अब वो मेरे पास कभी वापस नहीं आएगी। तभी यहाँ पर शाओ से मिलने आई होती है और वो बताती है कि वो 3 मिलियन उससे लेने आई है जो उन दोनों की शर्त हुई थी। अब क्योंकि उन दोनों की ये जो फेक न्यूज़ थी वो लीक हो गई है तो वैसे भी उन लोग का रिश्ता आगे कंटिन्यू तो हो सकता नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर ही ख़त्म होता है।
तो जीचंग अपसेट होता है कि तुम बस मुझसे पैसे लेने आई हो। वो कहता है कि ठीक है मैं दे दूंगा। फिर शाओ यहाँ से जाने लगती है, तभी जीचंग उसका हाथ पकड़ के रोकता है और उसे कहने लगता है कि मुझे अपनी फीलिंग्स तुमसे कन्फेस करना था। वो उसे बता देता है कि वो उसे कितना ज़्यादा लाइक करता है और इसलिए नहीं कि वो शेन फैमिली की डॉटर है। वो उसे बताता है कि वो ऑलरेडी उसे कन्फेस कर चुका था, पर वही समझ नहीं पाई थी। फिर दोनों यहाँ पे किस करते हैं। फिर जीचंग शाओ के साथ अपनी मॉम से मिलने आता है। मॉम तो इन दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट हो जाती है और गुस्सा होती है कि तुम लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखे थे और मेरे सामने फेक प्रेगनेंसी का झूठा नाटक कर रहे थे। जीचंग यहाँ पर अपनी मॉम को सॉरी बोलता है। उसकी मॉम अब इन दोनों की शादी के लिए मना कर देती है, तो जीचंग कह देता है कि मैं सिर्फ शाओ से ही शादी करूँगा और वो उसके लिए यहाँ से घर छोड़ के भी चला जाता है और दोनों फिर साथ में काम करके अपना जीने का गुजारा कर रहे होते हैं। तो लिन और मिंग्यू ये सब देख रहे होते हैं और उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि हमारी वजह से हमने शाओ का भी सब कुछ खराब कर दिया। फिर मिंग्यू और लिन दोनों मिलकर यहाँ पर जीचंग की मॉम से बात करने जाते हैं कि वो लोग शाओ को अपना ले और वो लोग यहाँ पर बताने लगते हैं कि शाओ को क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ से एलर्जी है और उसका पूरा ख्याल रखने के लिए बोल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर शाओ पहुँच जाती है और कहती है कि सिस्टर आप लोग मेरी इतनी फिक्र मत करो, मैं आप लोग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। फिर ये तीनों बहनें आपस में मिलकर रो रही होती हैं। तो ये देखते हुए जीचंग की मॉम भी इमोशनल हो जाती है और वो असिस्टेंट से कहती है कि क्या अब ये काफ़ी होगा, मुझे तो लगता है कि अब इन लोगों ने टेस्ट पास कर लिया। तो असिस्टेंट बताता है कि हाँ अब इन लोगों ने अपने डैड का जो टेस्ट है वो पास कर लिया। ये सुनकर तीनों ही शॉक होती है कि ये क्या। तो फिर यहाँ पर असिस्टेंट बताता है कि असल में उनके डैड की यही विल थी, वो चाहते थे कि तीनों बहनें हंसी खुशी एक साथ हमेशा हैप्पी रहे, गरीबी में भी और अमीरी में भी। तो अब उन लोगों ने ये चीज़ प्रूव कर दी है, तब उनके डैड की जो प्रॉपर्टी थी वो लोग आराम से इनहेरिट कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। ये सुनने के बाद तो तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।